हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल अर्थात कोशिका की। तो सबसे पहले हम जाने सेल या कोशिका क्या कहलाता है। तो सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, इस सेल या कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है इसका, ये लैटिन भाषा के एक शब्द सेलुला से हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम और अपार्टमेंट। इसका अर्थ स्मॉल रूम और अपार्टमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं छोटा कमरा। और कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। यहां यह बात ध्यान देना है आपको कि आपको हिंदी में भी साइटोलॉजी ही लिखना है, कोशिका विज्ञान नहीं लिखना है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें पूछ लेंगे आपसे कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। वो तो लिख देंगे हिंदी में, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो कोशिका विज्ञान ऑप्शन में दें। आपको लिख देंगे साइटोलॉजी और दूसरे कई अन्य ऑप्शन दे देंगे। अब उसमें नन ऑफ दीज भी नहीं रहेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नन ऑफ दीज भी नहीं लिखा है। अब चूंकि अगर नन ऑफ दीज लगा देते हैं तो भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी के वर्ड भी याद करने चाहिए। याद करना बहुत जरूरी है अंग्रेजी के वर्डों को भी, ठीक है। तो साइटोलॉजी हमें याद रखना है कि सेल या कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? और इस साइटोलॉजी के फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक, ये कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था। ये 1665 में इन्होंने कॉर्क टिश्यू में बोतल की कॉर्क में इन्होंने देखा था 1665 में। हालांकि यह जो सेल इनने देखी थी वह एक डेड सेल थी, अर्थात मृत कोशिका थी। तो इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वह एक कौन सी कोशिका थी? डेड सेल या मृत कोशिका। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक की बुक बहुत फेमस हुई थी, उस बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। इस रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया इनकी बुक या पुस्तक का नाम था। तो याद रखना कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले 1665 में कोशिका को देखा था। हालांकि जो इनने कोशिका देखी थी वह एक मृत कोशिका थी। और इन्होंने इस जो कोशिका को देखा था, इन्होंने इसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना कहा था। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका को देखा था उसको उन्होंने क्या कहा? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने जो कोशिका देखी थी उसको इन्होंने क्या कहा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। याद रखना इसे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मृत कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? तो जो लिविंग सेल या जीवित कोशिका देखी थी, लिविंग सेल
या जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को देखा था 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी, और ये जो जीवित कोशिका इन्होंने देखी थी, इसके साथ ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रो अर्थात सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को भी इन्होंने खोजा था। इसके अलावा आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही की थी। इसके साथ ही देखिए, याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें याद रखना, उसमें लुईस पास्चर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? लुईस पास्चर का, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अगर केवल पूछते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो आएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर पूछते हैं क्वेश्चन में फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो आएगा लुईस पास्चर का नाम। क्लियर? याद रखना इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल से संबंधित और कौन कौन से तत्व अपने हो जाएंगे, तो सेल का अध्ययन कोशिका कहलाएगा। इस साइटोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किया था हार्ट विंग ने, हमने आपको बता दिया है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी ये कहा जाता है स्वानसन को। और इनकी भी एक बुक थी, उस बुक का नाम था सेल या कोशिका। तो इनकी बुक का नाम क्या था? सेल। जबकि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अगर मॉडर्न साइटोलॉजी पूछेंगे तो हम किसे लगाएंगे? तो फिर लगाएंगे स्वानसन को। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, अगर इंडियन साइटोलॉजी पूछते हैं तब हम बताएंगे किसको? A.K. शर्मा को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी होंगे A.K. शर्मा। इसके आगे हमने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था। इन्होंने उसको मधुमक्खी के छत्ती के समान संरचना कहा था। ठीक है? और सबसे पहले इन्होंने देखा था अपने किस में देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है? सूक्ष्मदर्शी में ही देखा था इन्होंने। इसके अलावा जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके अलावा जीवाणु की खोज, आरबीसी, प्रोटोजुआ और स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका जिसे हम कहते हैं स्पर्म सेल, स्पर्म सेल की भी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। वही हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है? तो उसे लगाना है लुई पास्चर को। क्लियर? इसके बाद अपना आएगा कि एंटोनी वॉन की भी एक बुक फेमस हुई थी, उस बुक के नाम भी पूछ लिया जाता है, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक की बुक का नाम याद रखना है आपको, माइक्रोग्राफिया। स्वानसन की बुक का नाम सेल, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्लियर? इसके अलावा जो सेल से ही जीव का निर्माण होता है, तो जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका होगी। ये जो कोशिका होती हैं, कोशिकाओं का समूह मिलकर बनाता है ऊतक, अर्थात टिश्यू का निर्माण करता है। यह बताया था ड्यूटेरोसैट ने। तो ड्यूटेरोसैट ने बताया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण, अर्थात
ऊतक का निर्माण करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का समूह, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऊतकों का समूह मिलकर बनाते हैं ऑर्गन अर्थात अंग, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल बॉडी। तो कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाएगा, ऊतकों का समूह मिलकर अंग बनेगा, अंगों का समूह मिलकर एक अंग तंत्र बनेगा, और कई सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। इसके बाद है अपना 38-39 में दो साइंटिस्ट थे, एक स्लाइडन और दूसरे श्वान। जो स्लाइडन थे एक बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे ये, और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। तो वनस्पति शास्त्र के जो ज्ञाता थे स्लाइडन और स्वान, दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लाइडन व टी स्वान ने दिया था। ठीक है, याद रखना इसको। इसमें इन्होंने बताया कि कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और सभी जीवित जीवों का निर्माण कोशिका और उनसे बने हुए उत्पादों ही होता है। ठीक है, तो समस्त जीवों का निर्माण किससे हो रहा है? कोशिकाओं से हो रहा है, और समस्त क्रियाएं भी सेल्स के द्वारा या कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जीवों की संरचनात्मक एवं जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहेंगे हम? सेल अर्थात कोशिका को कहेंगे। इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिए कि बैक्टीरिया, प्लांट, फंगाई, मानव कोशिका, ये मानव शरीर, ये सब की यूनिट क्या है? कोशिका ही है। मतलब इन सभी के जीवों का जो निर्माण हुआ है वो सेल और उसके प्रोडक्ट के द्वारा हुआ है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है जिसे हम क्या कहते हैं? वायरस। वायरस एक कोशीय जीव है। जब तक वायरस को कोई होस्ट या मेहमान कोशिका या पोषित कोशिका नहीं मिलती है तब तक वायरस नॉन लिविंग की तरह रहता है, और जब उसको कोई होस्ट सेल मिल जाती है तो परजीवी के रूप में उसके शरीर के अंदर जाएगा और उसके शरीर से पोषण प्राप्त करता रहेगा और उसको नष्ट कर देगा। तो वायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि वायरस क्या है? एक कोशीय जीव है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कौन है? वायरस। ठीक है, वायरस होस्ट सेल या जो मेहमान कोशिका या जो पोषित कोशिका होती है उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। चूंकि वायरस में सेक्सुअल डिवीजन एक कोशीय जीव है तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
तो ये तभी वृद्धि करते हैं जब इनको क्या मिल जाएंगे, होस्ट सेल। और जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलेगी तब तक जितने दिन का इनका जीवन है उतने दिन तक जीवित रहेंगे और उतने दिन में समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये केवल होस्ट की तरह, जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं। वायरस जो होता है इसकी बाहरी जो आवरण होता है वायरस का, ये कैप्सिड नामक प्रोटीन से बना होता है। ये आपको वायरस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसकी जो बाहरी संरचना है वो किसकी बनी हुई है, वो कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, किसकी बनी होती है, कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो तो या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, आरएनए। वहीं बैक्टीरिया फेज, ठीक है, ये भी एक क्या है, वायरस है। तो जो बैक्टीरिया फेज वायरस है ये, इसमें जो मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मिलता है। तो या तो डीएनए मिलेगा वायरस में या फिर आरएनए मिलता है, ठीक है। और इनकी जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। याद रखना, पूछ लिया जाता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी किसने दी, एम स्लाइडन व टी स्वान। लेकिन फिर इसके बाद रुडोल्फ विर्चाव आए थे और रुडोल्फ विर्चाव ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। कौन सी दी इन्होंने, आधुनिक कोश का सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोश का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था एम स्लाइडन व टी स्वान ने। जबकि आधुनिक कोश का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था रुडोल्फ विर्चाव ने। तो आधुनिक कोश का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चाव ने दिया। ठीक, इन्होंने एक कथन दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसमें ओमनिस का अर्थ होता है पहले से मौजूद और सेलुला का अर्थ होता है कोशिका। मतलब कोई भी नई कोशिका का जो निर्माण हो रहा है वो उसमें उपस्थित, पहले उसमें मौजूद या उपस्थित, पहले से उपस्थित जो कोशिका है उससे हो रहा है। तो नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसमें ओमनिस का अर्थ पहले से मौजूद और सेलुला का अर्थ कोशिका। मतलब जब कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है तो उसे हम कह देते हैं क्या, ओमनिस सेलुलाई सेलुला। जो कि कथन किसका दिया हुआ था, रुडोल्फ विर्चाव का। क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछ लेते हैं कि ये कथन किसने दिया था। ये साथ में पूछ लेते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोश का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चाव के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल है। यह क्या है, किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसका आकार 1 माइक्रोमीटर म्यू एम माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इसका दूसरा नाम पीपीएलओ पिलूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। एक अन्य नाम है एमएलओ मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एमएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। इसे प्लांट एंड एनिमल किंगडम का जोकर कहा जाता है इसे। अब जोकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया था पहले उसको रखा गया था प्लांट किंगडम में और उसके कैरेक्टर जो मिलते थे वो एनिमल किंगडम से मिलते थे।
इसलिए वो प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों के लिए क्या बन गया, जोकर बन गया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर वर्तमान में बैक्टीरिया जो होते हैं इनको कौन से किंगडम में रखा जाता है? तो वर्तमान में बैक्टीरिया को रखा जाता है मोनेरा किंगडम में। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कैसे इनमें क्रियाएं करते हैं ये, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से जीव होते हैं और कैसा ये इनका विकास होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यह एक बैक्टीरिया है। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। इस माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कभी कभी पीपीएलओ का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके साथ ही इसे एमएलओ भी कहते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही इसे प्लांट और एनिमल किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे रखा गया था प्रारंभ में प्लांट किंगडम में, और इसकी जो कैरेक्टर थे वो एनिमल किंगडम से मिल रहे थे, इसलिए दोनों किंगडम के लिए बन गया जोकर। और इसके लिए फिर एक अलग किंगडम बना दिया गया था जिसे हम कहते हैं मोनेरा किंगडम, जो कि दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सभी पर डिस्कस करेंगे हम जब हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? मोनेरा किंगडम में वर्तमान में। इसे प्लांट और एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। इसके अलावा मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एमएलओ कहते हैं और पीपीएलओ भी कहते हैं। और यह संसार की सबसे छोटी कोशिका इस जीव में पाई जाती है, ठीक है, जिसका आकार 1 म्यू से भी कम होता है। क्लियर? अब तो सब पूछेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग की, अर्थात शुतुरमुर्ग के अंडे की, और इसका जो आकार होता है 130 से 170 mm होता है, ठीक है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा की। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी कि अंडाणु। और ये जो मादा अंडाणु होता है ये फीमेल गैमीट होता है, मादा युग्मक होता है। यह है मादा युग्मक, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है इसकी। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? मेल गैमीट, नर युग्मक, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु अर्थात स्पर्म। तो स्पर्म अर्थात शुक्राणु की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु अर्थात एग की होती है, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। यह मादा युग्मक होता है, और जो स्पर्म या शुक्राणु होता है ये मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक होता है। और सबसे लंबी कोशिका जो कही जाती है ये नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है सबसे लंबी कोशिका, ठीक। अब अगर सेल के आधार पर जीवों को देखें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशीय, ठीक है। एक कोशीय जो जीव होंगे वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम। और जो बहुकोशीय जीव होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, शैवाल, ठीक है। तो ये कहलाएंगे बहुकोशीय प्राणी, या इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर एक कोशीय को, और बहुकोशीय को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो ये हो जाएंगे एक कोशीय जीव, एक होते हैं बहुकोशीय जीव। एक कोशीय जीव एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं और बहुकोशीय जीव
एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करें कि सेल कितने प्रकार की होती हैं। ये तो सेल के आधार पर जीव हो गए कि 2 प्रकार के होते हैं। अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं मेरे बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। चलिए इसको देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करें, एक साइड लिख लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे साइड हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। नाम से स्पष्ट है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, और कैरोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरोटिक मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो जिसका केंद्रक पुराना हो, प्राचीन हो, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है न्यू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो जिसका केंद्रक वेल डेवलप्ड हो, पूर्ण विकसित हो, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक इसका न्यूक्लियस जो होगा या तो प्राचीन या अल्प कम विकसित या अनुपस्थित होगा। एक तो अनुपस्थित होगा, अगर प्रेजेंट होगा भी तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, पूर्ण विकसित नहीं होगा, अल्प विकसित होगा, या पुराना होगा, या छोटा होगा। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अल्प विकसित, पुराना या अविकसित या होगा ही नहीं। क्लियर? अब ये अल्प विकसित होगा तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो इसमें अनुपस्थित होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, अब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी इसमें? अब्सेंट। और इसमें ना केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक होंगे इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर मिलते हैं कोशिकांग, और जो कोशिकांग दोहरी झिल्ली जिनके ऊपर डबल लेयर पाई जाती है वो कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होंगे। ठीक? जो प्रोकैरियोटिक होगी, प्रोकैरियोटिक में अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये
कि सर आपने ये तो बता दिया कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते कौन कौन से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्ध जलिका। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये इसमें उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में ये सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा और क्या इसमें अलग डिफरेंस मिल जाएगा? इसमें एक डिफरेंस मिल जाता है, इसमें जो राइबोसोम मिलेगा प्रोकैरियोटिक में ये मिलता है 70S टाइप का राइबोसोम, और इसमें मिलता है यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम। S मतलब होता है सेडिमेंटेशन पॉइंट, अवसादन गुणांक। क्लियर? और इसकी जो लार्जेस्ट यूनिट होती है 50S होती है, और स्मॉलेस्ट यूनिट होगी 30S। और इस यूकैरियोटिक कोशिका की लार्जेस्ट यूनिट होती है राइबोसोम की, राइबोसोम की लार्जेस्ट यूनिट होगी 60S और स्मॉलेस्ट यूनिट होगी 40S। इसके अलावा और कौन कौन से डिफरेंस मिल जाएंगे? तो और कौन कौन से डिफरेंस मिलेंगे, चलो उनको देख लेते हैं। कि इसमें जो डीएनए मिलेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए जो मिलता है इसमें जो डीएनए मिलेगा वो नेक्ड होगा, सर्कुलर, नेक्ड सर्कुलर, वृत्ताकार और नग्न होगा। सिंगल हेलिक्स का होगा, इकाहरी रचना होगी। और यूकैरियोटिक में अगर बात करें हम तो इसमें इसके साथ एक प्रोटीन अटैच रहती है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन रहेगी? हिस्टोन प्रोटीन अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है इसमें, किसमें? यूकैरियोटिक में। और इसका होता है दोहरी कुंडलित रचना, डबल हेलिक्स होती है। ये जो डीएनए होता है दोहरी कुंडलित रचना होता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। और हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में डिवीजन पाया जाता है ये माइटोटिक होता है, आसूत्री विभाजन। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मियोसिस और माइटोसिस। अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन मिलेगा इसमें। तो यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन मिलता है और इसमें मिलता है असूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं, इसमें इनके मुख्य अंतर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यूकैरियोटिक जो कोशिका होगी पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर, यह सब इसमें नहीं मिलते हैं। राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है। कौन सा होता है? 70S टाइप का राइबोसोम। और इसमें डीएनए गोलाकार होंगे, सर्कुलर होंगे, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु कोशिका के पास एक अतिरिक्त डीएनए होता है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड है। याद रखना, पूछ लिया जाता है। ये आपको चित्र में जो दिखाई गई है प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं हम जो डीएनए है ये न्यूक्लियोइड है। ठीक, और राइबोसोम जो मिलता है इसमें कौन सा मिल रहा है? 70S टाइप का राइबोसोम। इसके साथ ही
इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ना ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रतप जलिका दिख रही है, ना ही इसमें गोल्गी एपरेटस दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें हमने आपको बताया नया न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक झिल्ली भी इसमें उपस्थित होती है। सेल वॉल जो होती है, प्लांट में जो सेल वॉल मिलती है ये बनी होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की, और सेवाल यानी कि एल्गी में जो मिलती है वो सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोज की बनी होती है। वहीं फंगाई में अगर बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है। अभी हम जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तब इसमें हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जंतु और मानव कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? यह एक यूकैरियोटिक सेल्स का है। इसके में आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई है। इसमें हम इसका नॉमेनक्लेचर किए दे रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रही है कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल। और इसमें जो 1 नंबर में दिखाई दे रहा है ये है आपका न्यूक्लियस। तो 1 नंबर में क्या बताया गया है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के चारों, केंद्रक में आपको ये चारों तरफ ये आपको एक कुंडलित संरचना दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं, येलो कलर में जो दिखाई दे रही है ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतप जलिका। और तीसरे नंबर पर जो है ये भरा हुआ है पूरा क्या? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। चौथे नंबर पर जो बताया गया है ये आपको दिखाई दे रही है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी है, गोल्गी उपकरण, गोल्गी बॉडी। 5वें नंबर पर जो बताया गया है आपको, यह एक कुंडलित रचना है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये। और 6वें नंबर पर जो बताया गया है ये छोटे, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है, दाने जैसी संरचना, कॉलोनी शेप में रहता है, ग्रुप अर्थात समूह में पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं राइबोसोम। इसे हम राइबोसोम कहते हैं। और 7वें नंबर पर जो दिखाया गया है यह थैले के समान संरचना है, इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। और 8वें नंबर पर जो है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, और इस केंद्रक द्रव में आपको मिलेगा क्रोमेटिन जैसी संरचना, धागेनुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में मिलता है डीएनए, और डीएनए में मिलता है जीन, और आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो जीन में ही पाए जाते हैं, और जीन के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक, तो ये 8वें नंबर की संरचना क्या हो जाएगी अपनी? डीएनए। और 9th नंबर की हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी बाहर, सेल के बाहर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो 9th नंबर में है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका के हमने आपको बता ही दिए हैं, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स बताए हैं, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने डिफरेंस देखा।